आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य के बारे में जो एक समय में आसमान की ऊंचाइयों पर थी, पर अभी उस राज्य की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वहाँ के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य को जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में। बिहार हमारे देश का एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। 1950s के दौरान बिहार पंजाब से आगे हुआ करता था पर कैपिटा जीडीपी में, लेकिन आज पंजाब की पर कैपिटा इनकम बिहार से 4 गुना ज्यादा है। हिस्टोरिकली अगर बात किया जाए तो बिहार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रीजन हुआ करता था, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन आज की डेट में बिहार को बहुत ही ज्यादा सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट माना जाता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दशक में बिहार के साथ आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से बिहार की जीडीपी इतना गिर गया और बिहार इतना इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट बन गया, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं टैक्स पॉलिसीज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट के बारे में। यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बिहार के लिए टैक्स पॉलिसी को ही चेंज कर दिया, क्योंकि बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन और वेदर काफी अलग था। बिहार को गंगा नदी के फर्टाइल प्लेन्स का आशीर्वाद मिला है। ये ना कि इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल स्टेट है, जिसके कारण बिहार के हर पार्ट में कोई ना कोई फसल इजीली उगाई जा सकती है। यहाँ पे उपज काफी अच्छी होती है। इसी को देखते हुए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो बिहार एक गोल्डन हाउस हुआ करता था, जहाँ से बहुत ज्यादा कर उन्हें मिला करता था। उस समय कर इस हिसाब से दिया जाता था कि जिसकी जितनी फसल उपजेगी वो अपने फसल का कुछ % देगा। लेकिन बिहार का लोकेशन ऐसा भी था कि गंगा नदी के कारण बिहार में कंटिन्यूअसली बाढ़ आ जाया करता था। हिमालय की वजह से वेदर कंडीशन ऐसे बनते थे कि बिहार के कुछ पार्ट में सूखा हो जाता था तो कुछ पार्ट में बाढ़ के कारण बहुत अच्छा फसल का प्रोडक्शन होता था, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्ट करने में ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं मिला करती थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक साल बहुत पैसा मिल जाता था तो दूसरे साल कुछ भी पैसा नहीं मिल पा रहा था। इस प्रॉब्लम को देख के ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जिस सिस्टम को बोला जाता है जमींदारी सिस्टम। और इस सिस्टम के हिसाब से प्रोडक्शन हो या ना हो, लेकिन किसान को एक फिक्स्ड अमाउंट में टैक्स देना पड़ता था, और अगर किसान ये टैक्स नहीं चुका पाते थे तो जमींदार उनकी जमीन हड़प लिया करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान ऐसे हो गए जिनके पास जमीनें बची ही नहीं। आज के समय में भी 30% ऐसे बिहारी हैं जिनके पास अपनी थोड़ी भी जमीनें बची ही नहीं है। वो दूसरों के खेतों में एज अ मजदूर काम किया करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा पोर्शन ऑफ जमीन कुछ फैमिली के पास इकट्ठी हो गई है। इस जमींदारी सिस्टम की वजह से यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो जमींदारी सिस्टम को ब्रिटिशर्स ने सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लगाया था, और उसी जगह पे साउदर्न पार्ट जैसे महाराष्ट्र और केरल, वहाँ पे ये सिस्टम नहीं लगाया गया था। वहाँ पे जिसकी जितनी फसल उपजेगी वो उस हिसाब से कर देगा। इसी वजह से बिहार के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पर खेती की प्रोडक्शन नीचे गिर गया। पावर जो है पूरे स्टेट की इकोनॉमी की और जमीनों के कंट्रोल करने की वो कुछ लोगों के पास चली गई, और जब भी वेल डिस्पेरिटी आती है तो गरीबी बढ़ती ही है। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इस सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाता है, लेकिन जो भी जमीनें जमींदारों के द्वारा ली गई थी उसे चेंज नहीं की गई। इसके वजह से आज भी बड़े पोर्शंस ऑफ जमीन कुछ छोटे सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी के कंट्रोल में है। दूसरे राज्य में भी ये डिस्पेरिटी है, पर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये कुछ ज्यादा ही है। दोस्तों, बिहार के इस हालत के पीछे दूसरी सबसे बड़ी कारण है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के पीछे रीजन होता है वहाँ पर इंडस्ट्रीज आना, कंपनीज आना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, और ओवरऑल इसी तरह से इकोनॉमी जनरेट होती है। 1950s में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की जिसका नाम था फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। बेसिकली इसके अंदर किया ये जाता था कि जो भी मालगाड़ियां बिहार से, झारखंड से मिनरल किसी और राज्यों में ले जाएगा तो उसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड को मिनरल का ब्लेस मिला हुआ था, जिसकी वजह से बिहार और झारखंड में बहुत ज्यादा मिनरल्स हुआ करता था। जिसकी वजह से जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थे उन्होंने अपना सेटअप उस रीजन में लगाया जहां पर पोर्ट हुआ करते थे, जिसके वजह से उन कंपनी को प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट था बहुत ही कम खर्चों में हो जाए और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। इसी वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इन जैसे राज्यों में बहुत सारे मिनरल्स बिहार से मालगाड़ियों पर आती थी, जिससे गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दिया करती थी, और बिहार के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ करता था। उल्टी सब्सिडी बिहार पर नहीं लगाई गई कि अगर पेट्रोल या कोई भी दूसरी कोस्टल राज्यों का सामान बिहार में पहुंचाया जाएगा तो उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। सिर्फ एक तरफ से ये पॉलिसी लगाई गई, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि बिहार को निचोड़ लिया गया उनके रिसोर्स से, जिसके वजह से बिहार में जो कंपनी आनी चाहिए थी वो कंपनी
कंपनी बिहार में कभी आ नहीं पाई। इस वजह से बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं बिहार के इस सिचुएशन के जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, क्योंकि उन्हें बिहार को भी सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं किए। अब यहाँ पर आप गौर करिए कि किस तरह से चीजें जुड़ने लगी है। यहाँ पर लोगों के पास जमीनें नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, दूसरों के भरोसे वो काम करते हैं, इनकम नहीं है। ये ओवरऑल पॉवर्टी को बढ़ाता है। इसके अलावा भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो बिहार का है वो खराब होना शुरू हो गया, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए क्यों ना हो। 1991 के बाद सारे राज्य अपने अंदर FDI, भारी कंपनी, फॉरेन एंटिटीज को लाने का कोशिश कर रही थी और उसके लिए उनके पास कई सारे ऑप्शंस थे। किसी के पास कोस्ट था, किसी के पास एजुकेटेड वर्कफोर्स था, किसी के पास अच्छी खासी जमीनें थी और किसी के पास यूटिलिटी के लिए काफी अच्छी प्रोविजंस थे। लेकिन बिहार के पास इनमें से कुछ नहीं था। ना ही इनके पास स्किल लेबर था, ना ही इनके पास एजुकेटेड वर्कफोर्स थी। जमीनें भी कुछ लोगों के द्वारा हैंडल होने की वजह से इंडस्ट्रीज को उन चीजों में भी दिक्कत आने लगी और ये जो डिवाइन बन गया सोसाइटी में, इसके वजह से गुंडागर्दी बढ़ गई और ये पहला स्टेप था जो इंडस्ट्रीज को बिहार में आने से रोकता था। वो है प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर का नहीं होना। ऑब्वियसली आप नहीं चाहते कि आप कंपनी सेटअप करते हो, उसके अंदर गुंडागर्दी हो, चीजों को तोड़फोड़ किया जाए, कोई आके आपके ऊपर कमांड करे, ये कोई भी कंपनी नहीं चाहती। इसी वजह से बहुत सारी कंपनी बिहार से दूर ही रहना चाहती थी और ये सब चीजें बिहार में आम हो गई थी। इसी वजह से सारी कंपनी के लिए लॉ एंड ऑर्डर ना होना पहला रीजन हो गया था कि बिहार में कंपनी क्यों नहीं सेटअप करना चाहिए। अब दोस्तों, अब फिर से एक और साइकिल इस वजह से शुरू हो गया। पूरा देश लिबरलाइजेशन की वजह से तेजी से ग्रो हो रहा था, उसी समय पर बिहार के अंदर गुंडागर्दी, एजुकेशन और पॉवर्टी की वजह से इंडस्ट्री आ नहीं रही थी। अगेन, जॉब नहीं, एजुकेशन नहीं, इसकी वजह से कंपनी नहीं और गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू भी बहुत कम आना शुरू हो गया कंपैरेटिवली पूरे देश से। इसके वजह से ना लोगों को वो पानी प्रोवाइड कर पा रही थी, ना बिजली भी इनकंसिस्टेंस बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर रोड, ट्राईपोर्ट जैसी चीजें आती थी, ये भी कभी बिहार के अंदर डेवलप नहीं हो पाई और छोटी मोटी कंपनी बिहार के अंदर देखना ही बंद कर दिया। इसके अलावा जो बची खुची एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थी, इसके अंदर भी बिहार बहुत ज्यादा पीछे चला गया। इस समय तक महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब इन जैसे राज्यों में 85 से 90% अपनी एग्रीकल्चर जमीनों तक इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचा दी थी, जबकि बिहार में ये 50% ही अटकी हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे जनरेट करने के लिए कोई चीज थी ही नहीं। और इवन आज के डेट तक ये सारे रीजन होने की वजह से कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं होती है बिहार में अपनी कुछ भी यूनिट सेटअप करने के लिए। इनमें से कुछ चीजें जैसे लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी बिहार पूरे देश में आज भी सबसे पीछे है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी और बहुत चीजों के मामले में। जबकि लॉ एंड ऑर्डर में भी इसकी रैंकिंग अच्छी नहीं है। दोस्तों, ये है प्रैक्टिकल लॉजिकल फैक्टर, जहां पर बिहार के अंदर रहने वाले लोगों का कोई कसूर नहीं था। ब्रिटिशर्स के द्वारा, हमारे खुद के पॉलिटिशियंस के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज की वजह से बिहार इतना पीछे चला गया और उसका नुकसान वहां के नॉर्मल सिटीजन को भुगतना पड़ा। लेकिन अब कुछ और ऐसे रीजन हैं जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे भ्रष्टाचारियों नेताओं के द्वारा यूज किया गया, लोगों का माइंड मैनिपुलेट किया गया पिछले कई सालों से, जो उनके खुद के डेवलपमेंट को रोकते गई। उसमें सबसे पहला रीजन है बिहार का एक्सट्रीमली कास्ट पॉलिटिक्स, जो बिहार के नेताओं के द्वारा किया जाता है। इसी समय आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव का नारा भी हुआ करता था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए, और बिहार की ज्यादातर जनता इलिटरेट रही थी, जिसकी वजह से वह इस कास्ट के नाम पर आके इन भ्रष्टाचारी नेता को वोट दे दिया करती थी। इसी वजह से ये चुनाव जीत जाते थे। जिसके वजह से वह इस कास्ट के नाम पर आके इन भ्रष्टाचारी नेता को वोट दे दिया करते थे। इसी वजह से ये चुनाव जीत के आराम से चारा घोटाला जैसे भ्रष्टाचार किया करती थी। और दोस्तों, आज भी इंडिपेंडेंस के 75 सालों के बाद भी, 75 ईयर्स के बाद भी बिहार के लोग कास्ट के नाम पर वोट दे देती है और इसी का फायदा बिहार के पॉलिटिशियंस उठाते हैं। हाल ही में इंडिया अलायंस के दो पॉलिटिकल पार्टी जेडीयू एंड आरजेडी ने बिहार में फिर से कास्ट सर्वे किया, जिनका मेन मोटो इन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा था इलेक्शन जीतना। तो दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जिन्होंने कास्ट सर्वे करवाया था उन्होंने अपना पार्टी भी बदल लिया। तो साथियों, जैसा आप लोग गोदी मीडिया से बच के रहते हैं, उसी प्रकार इन नेताओं से भी बच कर रहें और वोट कास्ट के बेसिस पे नहीं, डेवलपमेंट के बेसिस पे दे। और अगर हमारी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।